बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत जब परिपथ में धारिता C, प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का अध्ययन करेंगे। यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके विभव का समीकरण है V = V0 sin ωt और इस परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रेरकत्व L के सिरे पर विभवांतर VL, धारिता C के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर VC और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR है। अब यहाँ पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो यह प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VR और धारा I दोनों समान कला में हो गए, दोनों x अक्ष पर बना लिया गया। अब यह भी हम लोग जानते हैं कि प्रेरकत्व के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो इसको हम लोग ऊपर बनाएंगे, 90 डिग्री यह अग्रगामी जाएगा। VL 90 डिग्री अग्रगामी। और धारिता के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VC हम लोग जानते हैं धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो यह नीचे आएगा, यह होगा VC। यह भी 90 डिग्री है, π/2। यह π/2 पश्चगामी है VC I से और VL जो है I से 90 डिग्री अग्रगामी यानी π/2 अग्रगामी है। इस प्रकार VL और VC इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी VL और VC एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार इन दोनों का परिणामी VL - VC जो है यह होगा VL डिफरेंस VC। अब VL डिफरेंस VC और VR इन दोनों का परिणामी अगर मुख्य धारा I से फाई कोण बनाए तो एक कलांतर फाई हो जाएगा और इसका नाम हम रखेंगे परिणामी विभवांतर कैपिटल V। फिर से फेजर डायग्राम को एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं, दोनों हम लोग x अक्ष पे बनाएंगे। प्रेरकत्व के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर धारा I से 90 डिग्री यानी π/2 अग्रगामी यानी ऊपर होगा। धारिता के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VC धारा से 90 डिग्री यानी π/2 पश्चगामी होगा यानी नीचे बनाएंगे। इस प्रकार VC और VL के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी VL और VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत सदिश हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों का परिणामी VL डिफरेंस VC इन दोनों के परिमाण के अंतर के बराबर होगा। यह VL डिफरेंस VC और VR इन दोनों का परिणामी हम मान लेते हैं मुख्य धारा I से फाई कोण बनाता है, फाई को हम कलांतर कहते हैं और यह जो है पूरे परिपथ का तुल्य जो है विभवांतर है। इस प्रकार इस विभवांतर को हम लोग लिख सकते हैं V = पाइथागोरस के प्रमेय से VR² प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। तो V = VR² प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इस समीकरण की सहायता से पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर हम लोग ज्ञात करेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि VR की वैल्यू होती है IR, प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर तो IR का होल स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू IXL डिफरेंस VC की वैल्यू IXC होल स्क्वायर। I कॉमन होगा,
आई स्क्वायर से आई बाहर निकल जाएगा तो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर, या भी अपान आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। भी अपान आई यह पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर और धारा का अनुपात है। पूरे परिपथ के परिणामी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिबाधा Z कहते हैं। तो प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की सहायता से पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर भी ज्ञात करेंगे, जबकि समीकरण 2 से पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिबाधा कहेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे Z इज इक्वल टू। अगर हम एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू रख दें तो इसी प्रतिबाधा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल डिफरेंस एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों से हम लोग प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करेंगे। अब यदि वोल्टेज भी, जो परिणामी वोल्टेज भी है, यह मुख्य धारा आई से फाई कोण बनाए तो इसी फाई को हम कहेंगे कलांतर। यानी परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच अगर कलांतर फाई हो तो इसको हम लोग लिखेंगे टैन फाई कलांतर। टैन फाई बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब की वैल्यू वी एल डिफरेंस वी सी बटा आधार की वैल्यू वी आर। तो यह जो है कलांतर के लिए सूत्र होगा, या इसी का दूसरा सूत्र हम लिख सकते हैं टैन फाई इज इक्वल टू वी एल की वैल्यू आई एक्सएल डिफरेंस आई एक्स सी अपान आई आर। सारे आई कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार आ जाएगा एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपान आर। अगर ओमेगा के पदों में लिखना चाहें तो इसी कलांतर की वैल्यू हम लिखेंगे एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी और कुल का बटा कैपिटल आर। तो यह 3 सूत्र जो है, जो लाल मार्क से लिखा गया है, ये तीनों सूत्र जो है कलांतर निकालने के सूत्र हैं। इन तीनों सूत्रों की सहायता से परिणामी विभवांतर और धारा के बीच कलांतर को वोल्टेज के पदों में, प्रतिबाधा के पदों में या कोणीय आवृत्ति के पदों में हम लोग निकाल सकते हैं। अब कलांतर फाई का मान, इन फार्मूले से स्पष्ट है कि कलांतर फाई का मान एक्सएल और एक्ससी तथा आर, एक्सएल एक्ससी और आर के आपेक्षिक मान पर निर्भर करता है। यानी 3 स्थितियां होंगी। पहला, जब ओमेगा एल बड़ा हो ओमेगा सी से। दूसरा, जब ओमेगा एल छोटा हो ओमेगा सी से। और तीसरा, जब दोनों बराबर हो। माने पहली स्थिति जब ओमेगा एल बड़ा है ओमेगा 1/ओमेगा सी से। जब ओमेगा एल बड़ा है 1/ओमेगा सी से। इस स्थिति में टैन फाई की वैल्यू धनात्मक होगी। जब यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा तो इस टैन फाई की वैल्यू धनात्मक आएगी और इस दशा में धारा आई वोल्टेज से पश्चगामी होगा। इसके विपरीत दूसरी स्थिति हम ले लें, ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी। यानी कि यह छोटा है, यह बड़ा है, तो छोटे में से जब बड़ा घटेगा तो पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी टैन फाई का मान ऋणात्मक होगा और इस स्थिति में धारा आई वोल्टेज से अग्रगामी होगी। तीसरी स्थिति एक और आ सकती है, जब ओमेगा एल
बराबर हो ओमेगा 1/ओमेगा c के। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति है तीसरी वाली कि जब ओमेगा L 1/ओमेगा c के बराबर हो। जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे, घटाने पर इसका वैल्यू 0 निकलेगा और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। इस स्थिति में tan फाई का मान 0 हो जाएगा और tan फाई का मान 0 होने का अर्थ है फाई का मान 0 हो गया, माने कलांतर 0 हो गया। कहने का मतलब परिणामी विभवांतर और धारा के बीच कलांतर 0 होगा, यानी दोनों समान कला में होंगे। और जब दोनों समान कला में हो जाएंगे, इस स्थिति में प्रतिबाधा जो Z है इसकी वैल्यू शून्य कब है? जब ओमेगा L बराबर ओमेगा C। तो ओमेगा L बराबर ओमेगा C रख देंगे तो घटाने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी और Z का वैल्यू केवल R के बराबर हो जाएगा और यह मिनिमम वैल्यू होगी। यानी कि जब ओमेगा L 1/ओमेगा c के बराबर होगा तो धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। इस स्थिति में प्रतिबाधा Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी और इस स्थिति को कहते हैं हम लोग अनुनाद की स्थिति। यानी अनुनाद के स्थिति में ओमेगा L और 1/ओमेगा c दोनों बराबर होंगे। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा Z मिनिमम होगी और यह प्रतिरोध R के बराबर होगी, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ XL की वैल्यू XC के बराबर होगी। XL बराबर XC यानी ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा c। इस तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/LC या ओमेगा की वैल्यू 1/√LC और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। f जो है कोणीय आवृत्ति है, तो 1/2 पाई f बराबर 1/√LC। इसलिए f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई √LC। यह जो है अनुनादी स्थिति में अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी को रिजोनेंस लिखते हैं FR। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। अनुनाद की स्थिति में दो स्थितियां आएंगी, प्रतिबाधा परिपथ की न्यूनतम होगी और प्रतिरोध के बराबर होगी। और दूसरी स्थिति आवृत्ति FR की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई √LC। इस प्रकार अनुनाद की स्थिति में यह स्पष्ट है कि पूरे परिपथ का प्रतिबाधा सबसे कम होती है और प्रतिरोध सबसे कम होने के कारण अगर ग्राफ खींचा जाए हम लोग प्रतिबाधा और आवृत्ति में, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। x अक्ष पर हम लोग अगर आवृत्ति f को रखें और इस अक्ष पर प्रतिबाधा Z को रखें, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार बनेगा। यह स्थिति अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो है सबसे कम है, इतनी केवल प्रतिबाधा है। यह प्रतिबाधा Z मिनिमम है, सबसे कम है, तो यह स्थिति अनुनाद की होगी। यहाँ पे आवृत्ति का वैल्यू हो जाएगा FR, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो अगर यही ग्राफ धारा और आवृत्ति के बीच खींचा जाए, तो x अक्ष पर आवृत्ति लेंगे, y अक्ष पर धारा लेंगे, तो जब रिजोनेंस आवृत्ति है, रिजोनेंस आवृत्ति की स्थिति में जब प्रतिबाधा परिपथ की न्यूनतम है, प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध जब न्यूनतम है,
तो निश्चित रूप से इस स्थिति में धारा अधिकतम होगी। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा चित्र, ऐसे अधिकतम धारा यहाँ पर है। इस अधिकतम धारा को लिखेंगे हम I max से, धारा अधिकतम है। और यह धारा अधिकतम कब है? जब F की वैल्यू है EFR यानी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर धारा अधिकतम होगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, क्योंकि निश्चित रूप से जब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है तो उसमें परिपथ का प्रतिबाधा न्यूनतम होता है, और हम जानते हैं कि जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो किसी परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी। यह पूरा हो गया परिपथ में जब धारिता, प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व तीनों जुड़े हुए हैं तब के लिए।